नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे भारत के संविधान में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया है या संवैधानिक रूप से महिलाओं को क्या संरक्षण प्राप्त है। भारत का संविधान की प्रस्तावना यह कहती है कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने के बारे में बात कही गई है। हमारे संविधान में महिलाओं के लिए कई जगह विशेष उपबंध भी किए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, सभी को एक समान अधिकार हमारे संविधान में दिया है। संविधान में समानता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि या स्त्री हो या पुरुष हो, सबको एक समान कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 का फर्स्ट यह कहता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, किसी जाति का हो या धर्म का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 का 3 जो है वो स्त्रियों और बच्चों के लिए एक विशेष उपबंध की बात करता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 15 के 3 में यह व्यवस्था की गई है कि महिलाओं के ऊपर तथा बच्चों के ऊपर जो शोषण हो रहा है तथा उनको एक सामाजिक स्तर सुधारने के लिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की भी व्यवस्था की गई है। इसी के अंतर्गत 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष होगा तथा 5 सदस्य होते हैं तथा एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग का यह कार्य है कि समाज में रहने वाली किसी भी वर्ग की महिला हो, उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, जो यौन शोषण हो रहे हैं, चाहे वो कार्यस्थल पे हो या घरेलू स्तर पे हो, उसकी रक्षा करना तथा उनको संरक्षण प्रदान करना। इसके लिए वो जांच कमेटी बना सकती है, जांच कर सकती है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 का फर्स्ट। अनुच्छेद 16 का फर्स्ट ये कहता है कार्यस्थल पे सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। कहने का मतलब ये है कि स्त्री हो या पुरुष हो, वो चाहे किसी पद पे हो या किसी कार्यस्थल पे हो या किसी कार्यालय में हो या किसी कारखाने में हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं तो एक अनुच्छेद 23 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 यह व्याख्या करता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के साथ हम बालवत श्रम नहीं करा सकते हैं, यानी कि हम किसी को बधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, उनका शोषण नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद इसी में आता है अनुच्छेद 21 भी है। अनुच्छेद 21 यह व्याख्या करता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस भारतवर्ष में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति या धर्म के मानने वाले हों, हर आदमी को अपनी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 19 भी स्वतंत्रता के बारे में कहता है। अनुच्छेद 19 यह कहता है कि इस देश में रहने वाले सभी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संघ बनाने की शक्ति है, संघ यानी यूनियन बना सकते हैं, और शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रता है। भारत देश में कहीं भी निवास करने की, कहीं भी आने जाने की तथा कहीं भी रहने की स्वतंत्रता उपलब्ध कराई गई है। वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान में स्त्रियों के लिए कई उपबंध किए गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें आता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को शिक्षा का अधिकार भी दिया जाएगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में अनुच्छेद 21 का ए कहता है कि भारतवर्ष में रहने वाले सभी व्यक्ति 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। जो 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह कहा गया था कि यह सरकार का दायित्व है कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए। इसी क्रम में हम बात करते हैं तो हमारा जो
एक मौलिक कर्तव्य भी है कि यह अभिभावक का दायित्व है कि अपने बच्चों को जिन प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलाए। 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 42 में यह भी कहा गया है कि जननी सुरक्षा के बारे में तथा प्रसूति सहायता के बारे में भी उपबंधित किया गया है। भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में बताया गया है कि यह राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार का दायित्व है कि प्रसूति सहायता केंद्र तथा जननी सुरक्षा जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के संबंधित उचित कार्य किए जाएं तथा उनके पारिवारिक पोषण तथा जीवन स्तर के सुधारने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे संविधान के आर्टिकल 39 में यह व्यवस्था की गई है कि कार्यस्थल पे स्त्री हो या पुरुष हो एक समान वेतन दिया जाएगा, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं तो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 325 इस बात की व्याख्या करता है कि भारत के निर्वाचन में या सरकार चुनने में स्त्री पुरुष दोनों का एक समान अधिकार है तथा निर्वाचन या मतदान सूची में दोनों को शामिल होने का अधिकार है। यहीं पे अनुच्छेद जो आर्टिकल 326 है वो इस बात की व्याख्या करता है कि भारत में रहने वाले स्त्री या पुरुष दोनों को मतदान करने का अधिकार है जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई है। हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसमें महिलाओं को एक विशेष दर्जा दिया गया है तथा यह भी बताया गया है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं महिला बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय तथा पोषण स्तर तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ योजना को भी लाया गया है। यह योजना हमारे देश में एक कारगर योजना साबित हुई है जिसमें बालिकाओं की शिक्षा के बारे में तथा उनकी सुरक्षा के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। गिरते हुए लिंग अनुपात को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की तथा इसमें साक्षी मलिक को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसका मेन 3 ही उद्देश्य हैं। पहला, लिंगानुपात सुधारना है, दूसरा है यौन हिंसा को रोकना है, तीसरा है कि बालिका शिक्षा को अधिक से अधिक प्राथमिकता देनी है। ये थे हमारे कुछ तथ्य जो संवैधानिक रूप से महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं हमारे संविधान में, और हमारा संविधान महिलाओं को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। इसके लिए हम चर्चा कर रहे थे तो हम मेन 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक है राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि हमारा एक संवैधानिक निकाय है जो महिलाओं पे होने वाले शोषण, अत्याचार, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा को रोकता है। दूसरी बात करते हैं इसमें बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ के बारे में भी बताया गया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो लिंग अनुपात में कमी आई है, खासकर हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा कमी है। जैसा कि हम जानते हैं 1000 पुरुष पे लगभग 877 महिलाएं इस तरह का लिंगानुपात है। इस स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की तरफ से यह कारगर योजनाएं लाई गई हैं। ये हमारे प्रमुख तथ्य थे जो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपबंधित किए गए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह कुछ तथ्य समझ में आया होगा। नमस्कार।